मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, मेरे अकाउंट से ना लेके पैसा वो जो बायर है किसी दोस्त या रिलेटिव के अकाउंट से ले लें पैसा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, सेलर क्या होता है ना, हमेशा बड़ी जल्दी में होता है कि यार मेरे को तो प्रॉपर्टी बेचनी है, चाहे मेरे को ए से पैसा मिले, बी से मिले या सी से मिले। पर यहीं वो बहुत बड़ी एक गड़बड़ कर देता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ। सो मैम, जैसे पोस्ट डेटेड चेक्स जो होते हैं उनके थ्रू पेमेंट लेना, कितना एक्चुअल रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है और सेलर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द मनी डज नॉट बिलोंग टू यू इवन इफ यू हैव पोस्ट डेटेड चेक। तो मैम, जैसे प्रॉपर्टी बेचते वक्त जो कैपिटल गेन की प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? 90% ऑफ इंडियंस आर रॉन्ग इन दिस थिंग। उनको पता ही नहीं कि कैसे करा जाता है। आपके अकॉर्डिंग कोई हिडन टिप्स हों जो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे सेलर्स भी होंगे, उनके काम आ जाए? अच्छा, आपको पता है फाइनेंसर्स क्या करते हैं? फाइनेंसर्स प्रॉपर्टी लेते हैं, तो सपोज करो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, उन्होंने बेच दी 1 करोड़ 25 लाख में। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स पे आप अपनी जो वैल्यू है ना प्रॉपर्टी की, वो कॉस्टिंग बढ़ा सकते हैं। आज तक के हमारे जितने भी पॉडकास्ट रहे हैं, ये 100% बायर्स एंड यूजर्स जो होते हैं हमारे रियल एस्टेट वर्ल्ड में, और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके कंसर्न्स को, जितने उनके कंसर्न्स रहते हैं, लाइक अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हो, चाहे आप लग्जरी लाइफस्टाइल गेन करना चाहते हो उसके ऊपर हो, या और भी जो जितने भी कोर कंसर्न्स रहते हैं। बट आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, ये हमारे सेलर्स जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी सेल करते हैं उनके लिए है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है। सो आज हमारे साथ हैं मिस एकता। वेलकम एकता मैम। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि प्रॉपर्टी खरीदना जितना इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेचना भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उन लोगों को एड्रेस करेंगे जो प्रॉपर्टी बेचते हैं और उनको लिटरली पता ही नहीं है कि कैसे बेचो और क्या सारी उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती है। Exactly. सो थैंक यू मैम। सो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे प्रॉपर्टी जब हम बेचने का सोचते हैं, तो सबसे जो इनिशियल प्राइमरी टास्क होता है वो क्या होता है, और सबसे ज़रूरी काम, इनिशियल और ज़रूरी, वो कौन सा काम होता है जो प्रॉपर्टी बेचते वक्त सेलर को करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई बायर आता है ना, वो ब्रोकर के साथ आता है। कई बार आपको ब्रोकर कंपेल करता है, नहीं मैम सर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देना, बायर को देखना है। तो उस चक्कर में क्या होता है, आप उस फ्लो में आके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी। आप उसकी जगह स्कैन कॉपी है, ज़ेरॉक्स कॉपी है, वो कैरी करें ना, वो आपको हमेशा कैरी करने हैं। रादर आप वो दे कि आप अच्छी तरह पढ़े, इनफैक्ट आप घर भी लेके चले जाओ, नो वरीज। अब क्या होता है ना कि बायर आपको फोर्स करता है, आप सोचते हो कि चलो हम दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पर वो उस डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ कर सकता है। क्या पता वो होम लोन के लिए अप्लाई कर दे, क्या पता उस डॉक्यूमेंट की वजह से बायर आपको थ्रेटन करना शुरू कर दे कि लाइक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप मेरे को पैसे दो एंड ऑल दैट। अब अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो इमीडिएटली आप पुलिस फाइल कंप्लेन करें, जिसके अंदर आप एक कंप्लेन लिखे, कौन था, किस प्लेस पे हुआ, आपकी क्या कॉन्वर्जेसन हुई, क्या डील हुई, क्या पता उसने कुछ अमाउंट दिया है, तो वो भी आप ऐड करें। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें ऐड करें। आधार कार्ड आप अपना ऐड करें, उसमें पूरा डॉक्यूमेंट का ट्रेल है उसको ऐड करें। आप इनफैक्ट अपनी जो व्हाट्सएप पे आपकी कॉन्वर्जेसन हुई है उसकी स्क्रीनशॉट्स भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंपाइल करके अब आप वो पुलिस को आप एक FIR कराएं। तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाएगा और आप मिसयूज़ होने से बच जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी लॉ, वो हमेशा एविडेंस को मानता है, इमोशंस को नहीं। तो आप इमोशन में आके कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे एज अ सेलर। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। बिकॉज क्या होता है कि जैसे आपने थ्रेटन वाली जो बात बोली, तो उससे माइंड में मेरी ये चीज़ आया, जैसे बायर्स क्या कर सकते हैं ना, कि डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कल को वो डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। अब उससे कैसे बचना है, यही पर्पस था आज का हम लोगों का, आपका और मेरा पॉडकास्ट बनाने का। कि तो व्यूअर्स जितने भी हमारे देख रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉमन कंसर्न कि लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या ऐसा नहीं होता कि, और कोई भी बजट की प्रॉपर्टी हो, आप सेल कभी ना कभी अपना घर एक अपग्रेडेशन जब अपनी लाइफ में चाहेंगे,
तो ऑब्वियसली आप अपना एग्जिस्टिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं, नो डाउट आपका उसमें इमोशंस बहुत जुड़े हैं. इवन जो नया घर आप ले रहे हैं उसमें भी आपके इमोशंस बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं, बहुत हार्ड अर्न मनी रहता है. तो ये सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी था आज का ये पॉडकास्ट बनाना. तो मैम ये पॉइंट आपने बहुत सही बताया है कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है ये हमें फोटो स्टेट देने चाहिए, ना कि ओरिजिनल देने चाहिए. क्योंकि बहुत लोग दे भी देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेप. एग्जैक्टली क्योंकि इतना अवेयरनेस मुझे लगता नहीं है, कि अवेयरनेस की थोड़ी सी दिक्कत रहती है मुझे लगता है. देखिए अवेयरनेस तो है, लोग उस प्रेजेंट सिचुएशन में आके ना मुझे लगता है बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि यार सामने वाला मांग रहा है तो चलो दे दो. पर ये आपका लॉ से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी लॉ. यहाँ पे एवरीथिंग इज इनटू ब्लैक एंड वाइट, डॉक्यूमेंटेशन है, ओरिजिनल चीज़ है, तो आप ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं ना. मैम मुझे ना एक चीज़ ये भी लगती है, जैसे कि जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, लोगों में अवेयरनेस है बट उतनी नहीं है. जैसे क्या होता है कि अब कोई ऐसा सामने ब्रोकर मिल गए हमें कि हम, अगर मैं बायर हूँ फॉर एग्जांपल और आप ब्रोकर हो, और आप कह रहे हो कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो, तो कभी कभी इंसान खुद में वो, कि अगर फर्स्ट टाइम, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो कितना भी पढ़ लिख के आए हों, जब ब्रोकर सामने से इतने कॉन्फिडेंटली बोलता है ना, तो उस झूठ पे भी हम विश्वास करने लगते हैं. सही बात है. और अब तो टाइम ही इसी चीज का है, पीपल प्ले विद वर्ड्स. तो एग्जैक्टली स्पेशली आज के टाइम में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर जगह ही बहुत ध्यान से एंड अपने पे फुल कॉन्फिडेंस रख के अपनी नॉलेज पे हम आगे बढ़े. तो मैम सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि सेल अग्रीमेंट बनाते वक्त जो पेमेंट कंडीशंस होते हैं वो किस तरीके से स्पेसिफाई करने चाहिए कि कल को जो पैसा है वो ना फंसे, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए. देखो ये एक एग्रीमेंट है तो इसमें बड़ी सीरियसनेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. अब डॉक्यूमेंट्स को आप क्रिएट कैसे करोगे? आप प्रॉपर एक बनाओगे डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी का, आप किस प्राइस पे बेच रहे हो बेसिकली वो मेंशन होगा, आपकी प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन होगा कि क्या प्रॉपर्टी है, 3 BHK 4 BHK वॉट एवर सो इट इज़. पेमेंट प्लान का पूरा स्ट्रक्चर होगा कि कितने कितने टाइम तक आप पेमेंट पे करोगे. दिस इज़ फॉर द बायर्स, राइट. उसके बाद आपका रजिस्ट्री का क्या टाइम, टेंटेटिव टाइम क्या बनेगा. तो ये प्रॉपर एक टाइमलाइन आप क्रिएट करते हो. अब इसके अंदर जो मैं फोकस करने वाली बात है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और आई वांट कि सेलर भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे. क्या होता है ना, सेलर सोचता है कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं 5% से नीचे टोकन अमाउंट में बेच देता हूँ. बेचता नहीं हूँ, बेसिकली टोकन अमाउंट लेता हूँ. तो उसमें क्या होता है ना, उसने इतनी कम वैल्यू ली होती है तो कई बार बायर एग्जिट कर जाता है. उसको लगता है कि यार चलो मैंने सपोज करो 50,000 ही तो दिया, कोई बात नहीं. तो उसमें क्या हुआ, सेलर को अगेन वो पूरा प्रोसेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 10% तो टोकन अमाउंट लो, क्योंकि जब बंदा इतना पैसा दे देगा तो वो एग्जिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, अब रजिस्ट्री के टाइम पे आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 60 डेज़ का दिया जाता है. बट ठीक है, अगर आपकी बायर के साथ अच्छी ट्यूनिंग है या मे बी वो फैमिली पर्सन है तो आप उनको यू कैन गिव इट टू 90 डेज़. पर उसमें भी एक कंडीशन है कि आप कोशिश करें रजिस्ट्री तक आप सिर्फ 50% ही पैसा ले, क्योंकि बड़े ऐसे सेलर होते हैं कि वो सोचते हैं यार मैं 80 to 90% पैसा ले लेता हूँ, रजिस्ट्री हुई नहीं है अभी. तो उसमें क्या होता है, इन केस रजिस्ट्री नहीं हो पाई तो क्या पता बायर आप पे प्रेशर क्रिएट करे, वर्बली क्रिएट करे कि यार सर मैंने आपको इतना इतना पैसा दे दिया, अब बताओ रजिस्ट्री नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ. तो अननेसेसरी का ये डिस्प्यूट क्रिएट करने से पहले आप कोशिश करें 50% तक पैसा ले और रजिस्ट्री के टाइम पे बाकी आप पूरा पैसा उठा ले. तो ये एवरीथिंग हैज़ टू बी इन ब्लैक एंड वाइट और क्लियरली लिखा होना चाहिए कि भाई मेरी क्या डेड टाइम है, मुझे कैसे कैसे पैसा चाहिए, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही ना हो. बेसिकली वो आपकी किसी बात को डिसएग्री ना कर पाए. क्योंकि क्या होता है ना, हम जब प्रॉपर्टी बेचते हैं उस टाइम क्या हो रहा होता है वो किसी को पता ही नहीं है. लेकिन अगर एवरीथिंग इज़ ऑन द डॉक्यूमेंट्स, वो भी प्रॉपरली लिखी होगी, तो कोई मतलब ही नहीं है कि किसी चीज़ को कोई डिनाई कर देगा. तो प्लीज़ आप अपने एग्रीमेंट पे प्रॉपर ध्यान रखें. और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपना लीगल एडवाइज़र को आप हायर करें ना, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे. तो आई थिंक ऐसे आपको करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल मैम, लीगल एडवाइजर्स, और जो आपने बोला कि एक एक चीज़ लिख के प्रॉपरली, एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कल को कोई, हम एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन भी जो हम समझते हैं उसमें भी कितनी बार धोखे हो जाते हैं. हाँ, होता बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत कॉमन है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो,
इट्स लीगल ऑल्सो। और अगर नहीं पता तो एडवाइजर्स हायर कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, वो आपको सब कुछ करके देंगे ना, आपकी तो वो भी हैसल खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि हमें नहीं पता, बहुत सेलर्स को नहीं पता होता, टू बी वेरी फ्रैंक, क्या बनाना है, क्या चीज़ें ऐड होनी है, तो दे आर देयर हेडेक, तो आप फ्री हो जाते हो। ऑफ कोर्स आपको उसके लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा अगर आप लीगल एडवाइजर करोगे, ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है। स्पेशली जब आप, मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं, इवन जो सेकंड टाइम पे भी आते हैं, क्योंकि इतने चेंजेस आ जाते हैं बिल्कुल विद इन ईयर्स, इतने चेंजेस आ जाते हैं लॉज में कि आपको लीगल एडवाइजर की रिक्वायरमेंट हर कदम पे पड़ती ही पड़ती है, चाहे आप सेकंड टाइम जा रहे हैं या आप थर्ड टाइम जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। एक्चुअली ये भी नहीं ना, अपने इंडिया में डॉक्यूमेंटेशंस इतनी सारी है, इतने आपको समझ रहे हो आप, गवर्नमेंट के या इधर कितने चक्कर आपको बार बार काटने पड़ते हैं। एज अ सेलर वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आप तो एग्जेम्प्ट हो जाते हो इन चीज़ों से अगर आप एक लीगल एडवाइज़र को हायर कर लेते हैं। सो मैम, मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत एक कॉमन, ये भी बहुत एक कॉमन कंसर्न रहता है व्यूअर्स के बीच में, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का दोस्त है या रिलेटिव है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, ठीक है, अब कोई मुझे कहता है कि ठीक है आप ना एक काम करो कि मेरे अकाउंट से ना लेके पैसा, मतलब वो जो बायर है किसी दोस्त या रिलेटिव के अकाउंट से ले लें पैसा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और मैम दूसरा मेरा ये है कि जैसे अगर बायर ए है, ठीक है, उनके नाम पे तो अग्रीमेंट है, लेकिन वो कहे कि आप एक काम कीजिए, बायर बी, एक बी है, कोई बी पर्सन है, उनके नाम पे आप रजिस्ट्री करवा दीजिए, तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या करना सही रहता है सेलर के लिए? अच्छा, सेलर क्या होता है ना, हमेशा बड़ी जल्दी में होता है कि यार मेरे को तो प्रॉपर्टी बेचनी है, चाहे मेरे को ए से पैसा मिले, बी से मिले या सी से मिले, पर यहीं वो बहुत बड़ी एक गड़बड़ कर देता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ जिस भी बंदे का नेम सेल डीड के ऊपर है उसी के ही अकाउंट से आप पैसा लोगे, क्योंकि दैट मेक सेंस राइट। अगर आपका नेम उस पर है तो मैं फिर श्रेया से पैसे लूँगी ना, मैं श्रेया के अपार्ट किसी और XYZ से पैसे नहीं ले सकती। अब इसमें होता क्या है ना, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जो कि लोग बेसिकली सेलर समझ ही नहीं पाते। आपका वो रजिस्ट्रेशन में इशू करा सकता है, आपके ऊपर इनकम टैक्स ऑडिट हो सकता है बाद में जाके, क्या पता आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी फंसा सकते हैं, ठीक है। सामने वाला आपको ये बोल सकता है कि यार ये पैसा तो मैंने दिया था लेकिन प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर रखना है, चाहे ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखवाएं कि भाई अगर मैं ए को प्रॉपर्टी बेच रही हूँ तो मैं ए से ही पैसा लूँगी, मुझे बी जी वॉट एवर सो उससे पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला ना, हमें उस टाइम कंसर्न क्या होता है, यार बस पैसे मिल जाए। अच्छा, कई बार क्या होता है, सामने वाला कहता है अरे यार कोई नहीं सर, मैं आपको 80% पैसा दे देता हूँ, तो आप क्या सोचते हो, अरे यार इतनी जल्दी मेरे को 80% पैसा तो मिल रहा है, चाहे कहीं से भी मिले, लेकिन बाद की जो रिपरकशंस है उसके लिए फिर आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, आप इनके साथ प्ले नहीं कर सकते हो। जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, अगर आप इफ़ यू विल गो आउट ऑफ देम तो ऑफ कोर्स आपको पेनल्टी लगेगी, ऐसे या वैसे, तो उसके लिए आप रेडी रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेलर को इतना ना हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सिर्फ पैसे देख के तो हर इंसान सोचता है कि यार जो पैसा आसानी से आ जाए, पहली बात तो ये रिनाउंड फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जो पैसा आसानी से आ रहा है या हमें लग रहा है कि भाई तो पक्का उसमें कुछ झोल है 100%, तो इसलिए ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा ना ये पैसा कहाँ से आया, आपके पास कोई आंसर ही नहीं है, बस फिर उसके बाद आप रेडी रहें। एंड सबसे बड़ी बात ये हो जाती है मैम यहाँ पे कि जैसे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोर्स पूछता है मनी की, बिल्कुल, और आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हो, आप कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर सामने पाओगे ना, वाला डिनाई कर जाएगा, सर इन मैंने तो दिए ही नहीं, क्या करोगे, क्या करेंगे। एंड फिर उसके बाद उसके प्रोविजंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका 5% से लेकर 100% तक पेनल्टी आपको लग सकती है, 5-10% से 100% तक आपको तो आपने कमाया तो क्या पता नहीं, लेकिन आपकी जेब से जरूर चला जाएगा। सही बात है, आप बेचने गए थे और उल्टा आप जो है गवर्नमेंट के चक्कर ही काट रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने कहा शुरू में कि एविडेंस के ऊपर बात होती है। एग्जैक्टली, इमोशंस बिल्कुल भी नहीं चलते, तो आप इमोशंस अपने साइड रखें और जो लॉ कहते हैं उसी के ही अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचें, क्योंकि आप जितना क्रिस्टल क्लियर रहेंगे ना, अभी के एफर्ट्स आपको बाद में रिस्क से आपको बिल्कुल लो कर देंगे, तो इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो मैम जैसे पोस्ट डेटेड चेक्स जो होते हैं उनके थ्रू पेमेंट लेना
कितना एक्चुअल रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है और सेलर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ये एक्चुअली बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आई रियली लाइक्ड कि आपने मुझे पूछा। अच्छा, मैं अब एक लीगल टर्म बोलूँगी। अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द मनी डज नॉट बिलोंग टू यू इवन इफ़ यू हैव पोस्ट डेटेड चेक। अरे वो तो आपके पास सिर्फ चेक है ना, लेकिन वो कब ट्रांसफ़र होगा तभी तो आपके पास पेमेंट आएगी। तो ऐसा रिस्क आप बिल्कुल ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप जब आप पूरा ये पेमेंट स्ट्रक्चर बन रहा है उसके विद इन आप ऐसा रिस्क ले सकते हो कि चलो ठीक है, बायर मेरे को दे रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, पता है कि कभी ना कभी तो वो आपका चेक जो है कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बट ये डिसीजन आप तब लेते हैं नियर योर रजिस्ट्री, पता लगे आपका जो चेक है बाउंस हो गया। अब आप उस केस में क्या करोगे? अब आप बस लीगल उसमें फंस जाओगे। आप वेट ही करते रहोगे कि कब चेक मेरा बाउंस होने से हटेगा, ये कब मेरे पास पैसे आएंगे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, ऐसा आपको करना ही नहीं चाहिए। बेटर है कि आप इनिशियली रिस्क ले लो, और कहते हैं सबसे सेफेस्ट तो है या तो आप बैंक अकाउंट से पैसे लो, अपना DDA लो, या चेक के थ्रू पैसा लो, क्योंकि आपको पता है ना आपको वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, बायर कहता है कि प्लीज़ आप ले लो, लेकिन वो मिड में लो, ताकि आपके पास भी बहुत टाइम हो और इन केस अगर बाउंस हो जाए तो आप उसका कुछ कर सके। बेसिकली आपको एंड में जाके वो ट्रबल ना क्रिएट करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप हमने अपने सेलर को ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी। राइट, बिकॉज ये बहुत मेजर मिस्टेक है। अगर ये हो गई तो सेलर बहुत प्रॉब्लम में फंस सकता है। क्योंकि देखो, जब बाउंस हो जाता है ना तो लीगल के बहुत चक्कर हैं। आप देखो, हम यहाँ बैठ के ना एक्चुअली नहीं समझ सकते। जब भी कोई केस होता है, आप जाएं ज़रा कोर्ट में, आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, सो इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना वो बढ़ जाता है, और आप ही की गलती की वजह से। तो बेटर है ना कि आप प्रिकॉशंस पहले ले लें। वो डायलॉग था ना सनी देओल की मूवी का, तारीख पे तारीख। ये एक्चुअल रियलिटी है। बिल्कुल, दिस इज रियलिटी कि जो पीपल आर फेसिंग, मिलियंस ऑफ पीपल आर फेसिंग। बिल्कुल। एंड मैं अभी पढ़ रही थी मैम कि कितने सारे केसेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब इतने पेंडिंग केसेस हैं। एंड मतलब उतना जो हमारी जुडिशरी की रिक्वायरमेंट है ना जजेस की, उतनी है भी नहीं। एग्जैक्टली, केसेस ज़्यादा है, उल्टा जज हमारे पास कम है सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल, वो मेन केस देखेंगे, आपकी छोटी सी चीज़ों को देखेंगे, तो आप अपने ही एंड से उस चीज़ को कोशिश करें ना कि हम वो मिस्टेक करें ही ना। तो हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर रखें अपने बायर के साथ कि भाई मुझे ऐसे पेमेंट चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो आगे जाके आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही फेस नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल मैम, सेल डीड जब होती है उससे पहले ही बायर को पोजेशन दे देना कितना बड़ा रिस्क है इसमें? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप मॉल जाते हैं? हाँ। तो जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो आप सामने वाले को बोलते हो कि यार मैं आपको 50% पैसे दे देता हूँ, आप मेरे को कपड़े दे दो। वो कपड़े तक जब आपको नहीं देते तो आप प्रॉपर्टी जैसी चीज़ दे दोगे जो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था, क्या होता है, बायर्स आपको क्या पता 90% पेमेंट कर दे, तो अब आप प्रेशर में आ जाते हो। वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, सर मैंने आपको 90% पेमेंट तो कर दिया, अब तो आप प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, पोजेशन उसका दे दो, चलो रजिस्ट्री हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, एज अ सेलर अगेन ट्रैप हो जाते कि यार चलो मुझे पैसा चाहिए था, 90% पैसा तो आ गया, मैं दे देता हूँ। तो ऐसी मिस्टेक तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है ना, एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी दे दी तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है ना उसके पीछे अब आप भागते रहो। और कहते हैं ना, वो जो लेने वाला होता है ना वो हमेशा लेने वाला ही बना रहता है। वो उसके पीछे आप भागते रहो, सर पेमेंट कर दो, और पता नहीं वो पेमेंट कब होगी। तो ये तो बड़ी स्टुपिडिटी है। एंड आई एम श्योर पता नहीं सेलर ऐसा करते भी है या नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं हो जाता कर भी सकते हैं, स्पेशली अगर आप फैमिली को दे रहे हो, आपके अच्छे टर्म्स है, इतना पैसा तो दे दिया। बट प्लीज, इट इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। जब तक आपको 100% पेमेंट नहीं हो जाती तब तक आप पोजेशन दे ही नहीं सकते, वॉट एवर द केसेस। अच्छा, कई बार क्या होता है, बंदे ने प्रॉपर्टी ले रहा है और दिवाली आने वाली है, सर मेरे को दिवाली इसी घर में करनी है, प्लीज़ आप मेरे को पोजेशन दे दो, मैं पेंट करा लेता हूँ, मैं आज पूजा करा लेता हूँ। और आप इमोशन में होके अरे यार चलो दे देते हैं, पूजा कर लेगा, रहना तो है आज नहीं तो कल उसने। तो प्लीज़ आप ऐसी किसी सिचुएशन में बिल्कुल आप ट्रैप होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। एंड लोग वही, जैसे फैमिली के रिलेशन में, ये मैंने मेरे खुद के फ्रेंड के साथ हुआ है ये। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड था, काफी साल पुरानी बात है, उसके साथ हो गया था ये चीज। तो ये बहुत बड़ा रिस्क
है एक्चुअली में, कि जैसे आपने बोला 90% पैसा ले लिया, हाँ, अब exactly. अब कोर्ट में आप चक्कर मारते हो, प्रूफ ही नहीं है आपके पास में। क्या प्रूफ है? वो पैसा देगा क्यों? क्योंकि घर तो उसके पास है। अब क्यों वो पैसा देगा आपको? तो ये सारी चीज़ें जिसका हमें बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो मैम, जैसे अग्रीमेंट की जो क्लोजिंग डेट होती है, तो जब वो सेट करता है, तो सेलर स्पेशली अगर हम बात करें, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे? देखो, रजिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड होता है। सेलर और बायर दोनों बैठते हैं, सेलर एग्री करता है, बायर बताता है कि मैं इस टाइम तक, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैक्सिमम है वो, उससे ऊपर होना नहीं चाहिए, कि 90 डेज़ के अंदर मैं आपको फुल पेमेंट कर दूंगा। तो ये आप म्यूचुअली डिसाइड करोगे। अच्छा, तब भी आपको कुछ अगर रिस्क लग रहा है, तो बहुत लोग होते हैं इसमें एक्सटेंशन क्लॉज लगवा देते हैं। उसको भी अगर मैं डीप डाउन करूँ तो इसमें आपका प्राइस एस्केलेशन क्लॉज लगा जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो आपने प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, अब आपको पेमेंट तो पूरी मिली नहीं। उस ड्यूरेशन क्या हुआ, आसपास उस प्रॉपर्टी की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई, मेट्रो आ गई, मॉल बन गया, कोई ऐसी बिल्डिंग बन गई, तो प्रॉपर्टी का प्राइस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन आप तो उस ओल्डर प्राइस पे ही आपको पैसे मिलेंगे। तो आप ये क्लॉज लगवा सकते हैं कि भाई अगर उसने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद पैसे दिए, तो पर डे के हिसाब से, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ठीक है, 1,000 रुपये या 2,000, लेट्स से 5,000 रुपीज़, तो 5 दिन नहीं दिए तो 5,000 को ऐड करते हो, इतना वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देगा। तो ये कुछ चीज़ें जो सेलर को पता ही नहीं है। हाँ ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से भी उसने बोल दिया कि हाँ सर और मैम मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप भी ठीक है, आपने एग्रीमेंट बना दिया। अरे क्लॉज भी तो लगवाओ, क्या पता उसकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि वो पेमेंट पे कर पाए। तो एटलीस्ट अगर आपने क्लॉज लगवाया होगा तो आप हमेशा प्रॉफिट सीट पे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरी इन केस प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है तो भी मुझे वो बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो मेन बात ये है इसमें, और बिल्कुल फोकस करना चाहिए। लोग जनरली करते नहीं है इस पे फोकस, इस क्लॉज के बारे में पता ही नहीं है ना लोगों को, क्योंकि वो लीगल एडवाइजर हायर ही नहीं करते, अपने आप से ही सारी चीज़ें कर लेते हैं वो। राइट मैम। सो मैम, जैसे अगर हम एज अ सेलर मैं बात करूँ, तो मैं अगर कोई सेलर हूँ, तो मेरे लिए बायर की क्रेडिबिलिटी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना कितना ज़रूरी है? देखिए, अगेन वही बात हो गई, ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेलर कभी सीरियस नहीं होते। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, जब आपको 80% जैसा अमाउंट मिलता है ना, तो आप केयर ही नहीं करते कि सामने वाला कौन है, बल्कि आपको ऐसी मिस्टेक करनी नहीं चाहिए। पर बहुत ऐसे सेलर है जो कि आप कह सकते हो बड़े स्मार्ट सेलर है, वो प्रॉपर KYC कराते हैं, उस बंदे की पूरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स निकालते हैं, उसकी ITR देखते हैं 2 से 3 साल की क्या क्या हुई है उसकी। अब ये देखा जाएगा कि भाई वो सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, कौन है, क्या उसकी कैपेसिटी है पैसे देने की, ये तो आप चेक करोगे ना। क्या पता इनिशियल अमाउंट दे दे, उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं है। और इनफैक्ट आप बिलीव करोगे, बहुत लोग तो पुलिस वेरिफिकेशन तक कराते हैं, इसलिए ये चेक करने के लिए कि क्या उस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला तो वो तो आपको मार धाड़ के अब आप कुछ भी करा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी या वैसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेलर ध्यान नहीं रखता। हाँ, सामने वाला आया, सामने वाला वो क्वाइट वेल ड्रेस्ड और अच्छी बातें करी, उसने बोल दिया कि हाँ सर मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा, और आप फटाफट उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करा देते हैं। पर ऐसा नहीं करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन कराए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले कि भाई मुझे आधार कार्ड दो, बैंक स्टेटमेंट दो, आई नीड एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट, कि मैं जज कर सकूँ कि आर यू कैपेबल और नॉट। ये तो आप पूछोगे ना अपने आप से, तभी तो आप आगे प्रोसेस करेंगे। तो इट इज़ लाइक दैट। बिल्कुल मैम, इवन वही बात हो गई कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, सो एग्जैक्टली यू शुड बी वेरी केयरफुल। प्रॉपर्टी का मामला है ना, पैसे का मामला है, जहाँ पैसे का मामला होता है आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल सामने वाला कब काउंटर कर दे क्या पता आपको। बिल्कुल सही बात। तो आप क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करें। बिल्कुल। तो मैम, जैसे प्रॉपर्टी बेचते वक्त जो कैपिटल गेन की प्लानिंग होती है, गेन टैक्स की जो प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बिलीव करोगे 90% ऑफ इंडियंस आर रॉन्ग इन दिस थिंग। उनको पता ही नहीं है कि कैसे करा जाता है। 90% बहुत बड़ी चीज़ होती है। राइट। तो होता क्या है ना, ये जो अमाउंट है, या तो आप इसको, आप एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आपके ऊपर अगर कोई लोन है तो आप उसको रीपे कर सकते हैं। मतलब बड़ा ही स्मार्टली आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी।
अब आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो लोगों को लिटरली पता ही नहीं। आई थिंक मोर देन 90% पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्लान से बेचेंगे तो क्या होगा? सपोज करें आपकी प्रॉपर्टी है 1,80,00,000, ठीक है, तो आपका टैक्स उस पर पड़ता है 20%, दैट विल बी 37 lakhs। लेकिन अंडर सेक्शन 54 आप एक बार एग्जेम्प्ट होते हो, मतलब आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर आपने HUF के थ्रू ये प्रॉपर्टी बेची है तो आप 2 बार एग्जेम्प्ट हो जाते हो। इसका मतलब आप 72 लाख रुपीज़ बचा लेते हो। तो लोगों को ये पता ही नहीं है ना, कैसे बताओगे आप? बताओ। लोग लीगल एडवाइज़र हायर नहीं करते, लोग पहले अपने आप को एजुकेट नहीं करते बेचने से पहले। तो जो बड़े आई विल से वेल वर्स्ड फैमिलीज होती है ना, उनको इन प्लान्स के बारे में पता होता है। अरे आप सोचिए ना, अगर आप इससे करें तो आप डबल सेविंग कर रहे हैं। वरना आपको सिर्फ 32 लाख मिल रहे थे, आज आपको 72 लाख का रिबेट मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि 2 में डिवाइड हो जाते हैं। वैसे आप एक ही बार एग्जेम्प्ट होते हो, अब आप ट्वाइस एग्जेम्प्ट हो जाते हो अंडर सेक्शन 54। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई रियली होप कि जो भी हमारे अब फ्यूचर सेलर होंगे इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, इस चीज़ के बारे में और डीप डाउन जानेंगे, या फिर लीगल फर्म को हायर करेंगे कि उसको क्या इसके कोई रिपरकशंस है। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज और मैं आपको बताऊँ तो ये इट इज़ नॉट एट ऑल इलीगल, ये बिल्कुल लीगल है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। आप बिल्कुल इसके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बेचा, उस अमाउंट को बैंक में डाल दिया, उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। लोग करते तो यही है ना। लेकिन बहुत सारे वेज है, आप उससे एक और प्रॉपर्टी खरीदो ना। क्योंकि क्या होता है ना, गवर्नमेंट ये देखती है कि वो पैसा अगर आप अपने ऊपर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर टैक्स किस बात का? उसके लिए तो आपने एक और प्रॉपर्टी ली है ना, तो उसका तो टैक्स बनता ही नहीं है। आप बॉन्ड्स खरीदे, बॉन्ड से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक वो उन लोगों को करनी चाहिए। तो ऑलवेज बी नॉट जस्ट अ स्मार्ट बायर, ऑलवेज बी अ स्मार्ट सेलर ऑल्सो। बिल्कुल मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैम एक ना लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा कौन सी कोई आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज यू आर दी एक्सपर्ट है, सो ऐसी कोई हिडन टिप्स हों जो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे सेलर्स भी होंगे, उनके काम आ जाए? अब पता नहीं है मैं बता सकती हूँ या नहीं, तो ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर, क्योंकि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और आपके थ्रू अगर मैं सेलर्स को एडवाइस कर सकूँ तो व्हाट एल्स आई वांट। अच्छा, रिसेंटली मैंने ना प्रॉपर्टी बेची। अच्छा, आपको पता है फाइनेंसर्स क्या करते हैं? फाइनेंसर्स प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत अच्छा इंटीरियर कराते हैं। तो सपोज करो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, उन्होंने बेच दी 1,25 लाख में, और उन्होंने इंटीरियर में कितना लगाया? 5-10 लाख। तो वो 15 या 20 लाख अपना बेनिफिट ले गए। तो दैट इज़ हाउ दे कीप ऑन डूइंग। तो मैंने भी कहीं ना कहीं क्या किया, मैंने रॉ फ्लैट लिया, उसकी 1 CR की वैल्यू थी, मैंने उसको बहुत अच्छा इंटीरियर कराया। अगर आप इंटीरियर में मुझसे ट्रिक्स पूछे, आजकल लोग फेनिस्टा के स्लाइडर्स लगवाते। ये जो वुडन डोर्स है ना, इनके कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। या तो ये कभी फूल जाते हैं, कभी पेंट उतर जाते हैं, तो पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग स्लाइडर्स। अब रूम में बालकनी बहुत छोटी है तो आप वो बालकनी अंदर ले लो, तो जिसको बोलते हैं रूम एक्सटेंशंस। तो जब आप इस टाइप की चीज़ें आप अपने घर में यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब मैंने उसकी कॉस्टिंग लगा दी 1,30 लाख, ठीक है, नेगोशिएट वगैरह हुआ और मैंने उसको बेची 25 के अंदर, 1,25 लाख में। और मैंने इंटीरियर का क्या काम करा है? 8 लाख का काम करा है। तो ये मेरे को बेनिफिट मिल गया ना। तो आप ये सोचे, आज जब आपको बोलते हैं ना, जब तक आंखों को नहीं वो अट्रैक्ट करती है तो मन को नहीं करती। प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो ना, तो ऐसे रॉ फ्लैट मत बेचो। अच्छा पेंट, और मैंने जो आपको ये 1-2 चीज़ें बताई, मॉड्यूलर किचन, आपके स्लाइडर्स हो गए, आपके रूम एक्सटेंशंस हो गए, आपका एक्स्ट्रा रूम क्रिएट कर, आपको लगता है ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है विच इज़ ऑफ नो यूज़, सेक्शन करके आप एक रूम क्रिएट कर देना। क्योंकि आज भी लोग ये देखते हैं 2 BR है, 3 BR है, 4 BR है, लोगों को रूम चाहिए। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स पे आप अपनी जो वैल्यू है ना प्रॉपर्टी की, वो कॉस्टिंग बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये टिप है, हम अपने सेलर को एडवाइस करें और उनको फ़ायदा हो, व्हाट एल्स वी वांट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मतलब ये इतनी अच्छी आज आपने जो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये बहुत एक ऐसी थी रेयर, और बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कहूँगी कि 95% ऑफ दीज थिंग्स, वैसे ठीक है हम सुनते हैं आए दिन यूजुअली, पर इतना उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है,
उस लॉजिक के पीछे क्या लॉजिक रहता है वो आज समझ आया है। आई थिंक मेरी फैमिली भी बड़ा खुश होगी, मैंने काफ़ी हिडन चीज़ आपको बता दी, क्योंकि मेरी फैमिली की ट्रिक्स थी कि हम इस तरीके से करें और इस तरीके से उसका वैल्यू अप्रिशिएट ज़्यादा होगा, तो दैट वाज हाउ इट इज़। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ में। एंड आप लोगों को व्यूअर्स जितने भी हमारे आज देख रहे हैं जो सेल करना चाह रहे हैं, ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वाली वीडियो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। और आई होप कि मैंने इस चीज़ को बिल्कुल जस्टिस किया हो और लोगों को सही एडवाइस दी हो आपके चैनल के थ्रू। एंड आई होप कि हमारा इसी तरीके का पॉडकास्ट आगे भी आता रहेगा और हम लोगों को हर एक एंगल से बेनिफिट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।